Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to the Humanity Hub by Tausif sir। ये हैं हमारे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर। और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ही आसान और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये सवाल जेके बोस एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी कंसेप्ट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर आप वाकई अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बड़े इजी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक बेटा ज़रूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट में डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में जो भी आपके रिगार्डिंग या आपके रिलेटेड कोई वीडियो होगा उसकी इंफॉर्मेशन पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो को ज़रूर आप लाइक भी कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी इसमें से कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। तो जैसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सप्लेन द मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द टेंशंस इन द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। एज वी ऑल नो यूएसएसआर को 1991 में डिसइंटीग्रेशन होता है। क्या मतलब है इसका? यूएसएसआर जो है इसकी डिसइंटीग्रेशन होते हैं, इसके अलग अलग हिस्से होते हैं। कब? 1991 में। तो इसके बाद हमें समझना है बेटा ये इसमें कि जो नए रिपब्लिक्स बने उनमें से कुछ टेंशन्स इमर्ज हुए, उन्हीं को हमें समझना है किस तरीके से वहाँ पे टेंशन्स इमर्ज हुए, कन्फ्लिक्ट जब बहुत सारे और भी चीज़ें इमर्ज वहाँ पे हुए। तो पहले पॉइंट की ओर हम आते हैं। After the disintegration of the USSR in 1991, many newly independent nations, or we can say republics, faced serious political instability and ethnic conflicts. जब 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे नेशंस इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, वो आज़ाद बन जाते हैं। पर्टिकुलरली मान लो ऑलमोस्ट वहाँ पे 15 नए कंट्रीज सामने आई रिपब्लिक्स। इन नए इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और एथनिक कन्फ्लिक्ट हुए। हर कोई चाहता था कि उनकी एथनिसिटी के अकॉर्डिंग उनको क्या किया जाए, उनको अलग से ऑटोनॉमी दी जाए, उनको अलग से अलग अलग कंट्रीज दिए जाए, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पे इन सब में यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स उठने लगते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे रशिया की, मैप में आप देख सकते हो रशिया की बात करेंगे। सो रशिया सबसे पहले वहाँ पे एक्सपीरियंस हुए सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। कुछ मूवमेंट्स ऐसे उठे जो कुछ एरियाज थे वहाँ पे उन्होंने चाहा कि वो रशिया के साथ नहीं रहे, वो अलग रहे। जैसे चेचेनिया में ऐसा हुआ एंड डाइजेस्टन में ऐसा हुआ है। चेचेनिया में क्या होता है, लोगों ने डिमांड की कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं, रशिया के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं, जिसकी वजह से वायलेंट तरीके से वहाँ पे क्लैशेस उठे रशियन आर्मी के साथ और सेपरेटिस्ट ग्रुप्स के साथ। वहाँ पे लोगों की जानें चली गई, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूसली चली। सो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड, हज़ारों के लोग में वहाँ पे लोग मरे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेघर हुए, जो रिफ्यूजीज बने। सो ये कन्फ्लिक्ट जो है इसकी वजह से इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई और इंस्टेबिलिटी रशिया में। रशियन फेडरेशन मीन्स रशिया में बहुत सारे इलाके जुड़े थे, तो वहाँ पे इनसिक्योरिटी भी हुई, इंस्टेबिलिटी हुई पूरी इस रशियन फेडरेशन में। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की, वो अगले पेज पे। तो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो हम ले सकते हैं बेटा तजाकिस्तान की। किसकी? तजाकिस्तान। एक मिनट आप दीजिएगा। हाँ, सो तजाकिस्तान में क्या होता है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, ये है यहाँ पे आप तजाकिस्तान देख सकते हो। तजाकिस्तान में क्या हो सकता है, वहाँ पे भी लॉन्ग सिविल वार उठा। यहाँ पे जो सिविल वार चला वो गवर्नमेंट फोर्सेस और अपोजिशन पार्टीज के बीच में चला।
कम से कम ये 5 साल तक चला, 1992 से लेकर 97 तक। और इस वार ने तजाकिस्तान की इकोनॉमी हो, तजाकिस्तान की सोशल लाइफ हो, इस सब चीज़ को डिस्ट्रॉय किया। तो शॉर्ट में बोल सकते हैं कि यहाँ की जो कंट्री है ना बेटा, वो क्या हो गई, वो बहुत ही खस्ता हो गई, वो बहुत ही, एक तो खस्ता हो गई ही, और दूसरा कि वो वहाँ पे बहुत ही वीक हो गई। वैसे ही वहाँ पे बात करेंगे, सीरियस कन्फ्लिक्ट यहाँ पे भी उठे। कहाँ पे? अज़रबैजान में, जहाँ पे अर्मीनिया और अज़रबैजान के बीच में टेरिटरी पे जंग छिड़ा, जो कि एक एथनिक कन्फ्लिक्ट था। अर्मीनिया चाहता था कि ये कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज उनकी हो, तजाकिस्तान यहाँ पे, अर्मीनिया ये है, ठीक है ना, अज़रबैजान ये है, तो इनके बीच में यहाँ पे तो ये बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे आप अगर देख रहे होंगे ये दो, तजाकिस्तान और ये, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या उठा, यहाँ पे आप देख सकते हो, तजाकिस्तान ये है, ठीक है, अर्मीनिया ये है और तजाकिस्तान ये है। यहाँ पे मैंने एनसर्कल इनको किया। तो ये चाहते थे कि कुछ पर्टिकुलर टेरिटरीज पे इनमें जो कन्फ्लिक्ट उठा, तो दोनों उस पर कंट्रोल करना चाहते थे। वैसे ही अगर बेटा हम जॉर्जिया की बात करेंगे, जॉर्जिया इसके ऊपर में दिखता है आपको, यहाँ पे जॉर्जिया है, ठीक है ना, ये है जॉर्जिया, सॉरी ये है जॉर्जिया ऊपर। सो जॉर्जिया में क्या हुआ, जॉर्जिया में आपको देखने को मिलता है वहाँ पे भी टेंशन्स उठे। कुछ ऐसे वहाँ पे रीजन्स थे, जैसे अबकाजिया था, साउथ ऑस्ट्रिया था, जहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट चली, और वो चाहते थे कि वहाँ पे उनकी इंडिपेंडेंस हो, किनसे? सेंट्रल गवर्नमेंट से। वैसे ही बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी रहे, जिसकी वजह से कंपटीशन रहा, बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहे, इन जो कंट्रीज थे आपस में लड़े। सो एवरीवन वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज देयर, और साथ में वो एथनिक आइडेंटिटी प्रॉब्लम्स भी थी। वो चाहते थे कि उनकी एथनिसिटी को बरकरार रखा जाए, कोई कुछ जो है गड़बड़ी ना हो, जिसकी वजह से इंक्रीज रीजनल टेंशन्स वहाँ पे हुए, किनमें? न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ठीक है बेटा, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स में। एक और पॉइंट की ओर आते हैं, ये सारे जो कन्फ्लिक्ट है ना, ये लास्ट वाला पॉइंट है इसका, इसकी वजह से इन सारे मुल्कों में जो पीस है वहाँ का, वो इफ़ेक्ट हुआ, वहाँ की इकोनॉमी इफ़ेक्ट हुई, वहाँ की डेवलपमेंट इफ़ेक्ट हुई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी इफ़ेक्ट हुई। कहाँ पे? स्वीट फॉर्मर रिपब्लिक्स में बहुत सारे सालों तक ऐसा वहाँ पे चला। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है, ये भी 2 पेजेस पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें देखना है बेटा, क्या देखना है? एक्सप्लेन द इंडियाज रिलेशंस, रशिया रिलेशंस आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत। हमें तो पता ही है यूएसएसआर के साथ इंडिया के क्या रिलेशन थे, बट आफ्टर द 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, हिंदुस्तान और रशिया के बीच में कौन सी रिलेशंस रही और कैसी रही? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कीजिएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी जो है बहुत बार पूछा गया है, तो इसको आप बड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। तो पहले करते हैं स्टार्ट इसका पहला पॉइंट। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इंडिया एंड रशिया कंटिन्यू देयर स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली रिलेशंस इवन आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991। हमें पता है बिफोर दैट इंडिया हैड वेरी कॉर्डियल रिलेशंस विद द यूएसएसआर, but after the disintegration their relations remains continue very strong and friendly. So यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी हिंदुस्तान ने रशिया के साथ बहुत ही कॉर्डियल तरीके से रिलेशंस बेटा बनाए, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बोथ कंट्रीज सपोर्ट अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड बिलीव इन पीसफुल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दोनों कंट्री जो हैं, दोनों कंट्रीज इस बात को सपोर्ट करते थे, दे डोंट वांट टू वर्ल्ड बिकम द बाइपोलर और यूनिपोलर, दे वांट्स टू वर्ल्ड मस्ट बी द मल्टीपोलर, जहां पे स्टेक होल्डर्स बहुत ज्यादा हो, जहां पे वर्ल्ड के कंट्रीज ऐसे हो कि जो वहां पे क्या करे, वर्ल्ड पे कंट्रोल करें, ना कि एक या दो कंट्री। वो मल्टीपोलर चाहते थे, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होने चाहिए, और वो चाहते थे पूरी दुनिया में, पूरी इंटरनेशनल लेवल पे अमन रहे और इंटरनेशनल कोऑपरेशन रहे
नेशंस के बीच में। ठीक है, अब इसके अगले पॉइंट की बात करेंगे। रशिया रिमेन्स इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर एंड सप्लाइज एडवांस्ड मिलिट्री इक्विपमेंट टू इंडिया। रशिया की एक ये बात खासियत है इंडिया में, रशिया एक ऐसी कंट्री रही है किसके साथ, हिंदुस्तान के साथ, जिन्होंने मिलिट्री टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग रखे, किनके साथ, हिंदुस्तान के साथ। तो हम देखते हैं ये मिलिट्री डिफेंस पार्टनर है हिंदुस्तान का, और जिस रशिया ने बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट, वेपन्स की बात करोगे, बड़ी बड़ी मिलिट्री टेक्नोलॉजी की बात करके, वो उन्होंने हिंदुस्तान के साथ शेयर किए, और हिंदुस्तान वो रशिया से खरीदता भी है। तो इस चीज़ को आप यकीनी बनाएं। की पॉइंट्स इसमें हमने क्या देखा, इंडिया और रशिया जो हैं बेटा, इंडिया एंड रशिया जो हैं वो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप अभी भी कायम रखे हैं, आपस में उनका ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो कोऑपरेट करते हैं बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे डिफेंस हो, ट्रेड हो, साइंस टेक्नोलॉजी या एनर्जी हो। दोनों कंट्री जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में वो इंटरनेशनल फोरम्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, वहाँ पे एक साथ काम करते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, ब्रिक्स की बात करेंगे, SCO की बात करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं अगर कोई भी ग्लोबल इशू होगा। अब इसी क्वेश्चन के अगले पॉइंट्स की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है रशिया सपोर्टेड इंडिया ऑन सेवरल इंटरनेशनल इशूज इंक्लूडिंग द टेररिज्म, कश्मीर एंड इंडियाज मेंबरशिप इन द इम्पॉर्टेंट ग्लोबल बॉडीज। जब भी जम्मू कश्मीर की बात यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान उठाता है, चाइना उठाता है, टर्की उठाता है, तो वहाँ पे हमें पता है रशिया के पास वहाँ पे वीटो पावर है, ये P5 कंट्रीज में आता है। तो उस टाइम हमेशा रशिया बैक्स इंडिया, रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता है कश्मीर के मामले में, या पाकिस्तान का जो टेररिज्म यहाँ पे होता है उसके बारे में ये सपोर्ट इनको करता है। सो जो भी ग्लोबल बॉडीज़ हैं वहाँ पे हिंदुस्तान की मेंबरशिप हो, इस बात के लिए रशिया हमेशा जोर देता है, इनकरेज करता है। सो द टू कंट्रीज हैव डीप कोऑपरेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड पॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स। तो इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर एनर्जी की बात करेंगे वहाँ पे कोऑपरेशन है, स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो वगैरह, वहाँ पे रशिया और इंडिया बहुत सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, ये जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं, तो दोनों में अच्छी खासी बनती है। सो रशिया कंटिन्यूज टू बी इंडियाज की सप्लायर of advanced defense equipment such as fighter jets, submarines, missiles and air defense systems. रशिया कंटिन्यू हिंदुस्तान को सप्लाई एडवांस्ड डिफेंस इक्विपमेंट्स कर रहे हैं, जैसे जेट्स की बात हो, जहाज़ की बात हो, सबमरीन समुद्री शिप्स की बात हो, मिसाइल्स की बात हो, या डिफेंस सिस्टम पर्टिकुलरली एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो, रशिया हमेशा शेयर हिंदुस्तान के साथ करता है। तो दोनों की अच्छी खासी दोस्ती बनती है। तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक टाइज जो दोनों के हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और ये दोनों फोकस करते हैं एनर्जी पे, फार्मा पे, एग्रीकल्चर पे, IT पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। लेकिन इस साल इसमें एक ये मसला हुआ, इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा था, एनर्जी रिसोर्स खरीद रहा था, बट USA की वजह से वो ज़्यादा खरीद नहीं पाया, बिकॉज USA ने कुछ दबाव बना के रखा हिंदुस्तान पे, जिसकी वजह से अब रशिया के साथ उतने ऑयल के टाइज नहीं होते हैं। ये यहाँ पे एक मसला दोनों में हुआ। तो चलिए बात करते हैं एक और पॉइंट की, जिसमें रशिया और इंडिया के आपस में कनेक्शंस हैं, टाइज हैं, कोऑपरेशन है, वो है कल्चरल टाइज। कल्चरल टाइज में people to people contacts, education exchange and tourism have further strengthened म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फ्रेंडशिप। अगर हम बात करेंगे लोग आपस में जुड़ रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग जाते हैं रशिया और रशिया के वाइस वर्सा इंडिया आते हैं, ये आपस में ये सब चीज़ें जो अपने एजुकेशन हो, टूरिज़्म, ये सारा यहाँ पे एक्सचेंज होता है, और इनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टवर्दी आपस में ये हैं। तो हमने सब कुछ देखा इसमें कि कहाँ कहाँ पे हिंदुस्तान और रशिया आपस में कनेक्टेड है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स देखे थे, जैसे यहाँ पे हमने देखा
कि दोनों कंट्री जो हैं वो एक ऐसा विजन शेयर करते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड बने, ना कि बाइपोलर या ना कि यूनिपोलर वर्ल्ड बने। द रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन, इनकी जो रिलेशनशिप है वो किस बेस पे है? म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों एक दूसरे पे एतमाद रखते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजीज आपस में शेयर करते हैं, और इनकी ये जो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप है ये इसी म्यूचुअल ट्रस्ट पे कायम है। हिंदुस्तान और रशिया की जो रिलेशंस है ना, ये आज भी स्ट्रॉन्गेस्ट रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा रिलेबल पार्टनरशिप है आज के दुनिया में मानी जाती है। तो आज हमने इसमें 2 क्वेश्चंस ये डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में और 2 क्वेश्चंस आपके साथ लेके आएंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद हम दूसरे यूनिट पे आते हैं, और फिर दूसरे यूनिट को हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो फिर से मैं लास्ट में बोला कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पीरियड में आपको हर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले डिस्कशन के साथ जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। और साथ में इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हर एक को इसका फ़ायदा मिले। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।